हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चाइनीज रेवोल्यूशन। लास्ट सेशन में हमने जो कल्चरल रेवोल्यूशन है माओ के द्वारा लॉन्च की गई थी, उसका मीनिंग, उसकी नीड एंड फीचर्स किए थे। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो चाइना की कल्चरल रेवोल्यूशन थी, इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं एंड आज के टाइम में कौन कौन से अमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट्स ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन। जो कल्चरल रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन को स्टार्ट किसने किया था? माओ ने किया था इन 1966 में। जी कब तक चलती है? 76 तक, जब तक माओ की डेथ नहीं होती। 76 में जब माओ की डेथ हो जाती है, उसके साथ ही कल्चरल रेवोल्यूशन है वो खत्म हो जाती है। और जो कल्चरल रेवोल्यूशन थी, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? फर्स्ट वन इज सुप्रीम पोजीशन ऑफ माओ। जो माओ था, माओ की पोजीशन है वो दोबारा से सुप्रीम हो गई थी, क्योंकि माओ ने जो भी कैंपेन चलाई थी, इनमें से एक कैंपेन थी अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर जाने की, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मीनिंग वो ये चाहते थे जो चाइना है, चाइना क्या बन जाए? एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बन जाए। तो इसके लिए उन्होंने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये कैंपेन लॉन्च की। और इस कैंपेन में क्या हुआ कि जो ये कैंपेन थी, इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज ना होकर ये डिक्रीज कर गई। इससे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। मीनिंग जो मेजर्स वो ले रहे थे उनका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इससे क्या हुआ, जो माओ थे, माओ की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हो गई थी और उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट हो गया था। न्यूज़पेपर में भी माओ के अगेंस्ट आर्टिकल छपने लगे थे। इसीलिए माओ ने अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कि वो ही सबसे सुप्रीम है। कम्युनिस्ट पार्टी में भी क्या होता है, जो उस पार्टी के अंडर अदर मिनिस्टर्स थे, अदर लीडर थे, वो माओ को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इसलिए उनको सप्रेस करने के लिए माओ ने क्या कर दिया? कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। और 71 में जो मेन क्रिटिक लाई विनो थे, उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, माओ दोबारा से अपनी वही सुप्रीम पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ की वजह से होता है, कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से ही हो पाता है। नेक्स्ट इज ए न्यू ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज emerged। मीनिंग जो 1966 था, इसमें क्या किया गया? जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे, इसको क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया। अब क्या होगा, जो स्टूडेंट्स थे इनको कहा आप फील्ड में जाइए, वहां पर वर्क कीजिए। और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, इनको आर्मी में रिक्रूट किया जाने लगा। तो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरह अमर्ज होते हैं। तो ये क्या बन गए? रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बन गए। उसी तरह जो 12-13 इयर्स के स्टूडेंट्स थे, उनको भी रिक्रूट किया जाने लगा, उनको लिटिल रेवोल्यूशनरी गार्ड कहा जाने लगा। इस तरह स्कूल कॉलेजेस को बंद कर उनको आर्मी में रिक्रूट किया जाता है। तो इस तरह जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, जो माओ को सपोर्ट कर रहे थे। ये ग्रुप्स माओ की सपोर्ट के लिए बनाए गए थे, ना कि लोगों को फ्रीडम देने के लिए, लोगों की लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट इज इंट्रूजन ऑफ पॉलिटिक्स इन एजुकेशन। मींस जब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो बन जाते हैं, रेवोल्यूशनरी कम्युनिटीज बन जाती हैं, इस तरह पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन इन दोनों को इंटरलिंक कर दिया गया। पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन जिसको हम सेपरेट रखते हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया जाता है। एंड इसके अलावा क्या किया जाता है, जो स्टूडेंट्स का सिलेबस था उसको टोटली चेंज कर दिया गया। जो माओ के व्यू थे, इनको एक्सप्रेस किया जाता है। सिलेबस में वो ही सब कुछ आता है जो माओ चाहते थे। लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म, इवन की माओइज्म की थ्योरीज हैं, वो सिलेबस में इंक्लूड कर दी जाती हैं। एंड जो भी एंटी माओइस्ट थे, में जो भी टीचर्स माओ के अगेंस्ट थे, उनको अपने पोस्ट से रिमूव कर दिया गया। और इसके बाद जो माओ को फेवर करते थे,
चाहे वो लेस एजुकेटेड थे उनको वो जॉब दी जाती है। तो एजुकेशन में भी पॉलिटिक्स इंक्लूड हो गई थी। नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ पार्टी ओवर आर्मी। जी आर्मी है, आर्मी क्या हो गई थी, सबसे सुप्रीम होती है। लेकिन उस टाइम ये कहा गया कि पार्टी में सिविलियंस होंगे, लेकिन पार्टी में किसको इंक्लूड किया जाता है, आर्मी को। डोमिनेंस ऑफ पार्टी, पार्टी सुप्रीम है ओवर आर्मी। आर्मी किसके अंडर काम कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर काम कर रही थी। तो मीनिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है वो अपने आप को सुप्रीम समझने लगा था, आर्मी भी उसके अंडर काम कर रही थी, और जो कोई भी कम्युनिस्ट के अगेंस्ट कुछ भी बोलता था उसके साथ इल ट्रीट किया जाता था, इवन कि उसको मार भी दिया जाता था। नेक्स्ट इज प्रेफरेंसेस वाज गिवन टू द माओइस्ट इन ऑल स्फीयर्स। इट मींस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की जितने भी स्फीयर से एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक पोस्ट पर जो माओ को सपोर्ट करते थे उनको ही रिक्रूट किया जाता है। जो माओ के अंगेज थे उनको उनकी पोस्ट से उतार दिया जाता है और उनको कहां भेजा जाता है, रिफॉर्म कैंप में भेजा जाता है। ये कहा जाता है जो रिफॉर्म कैंप थे हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप से भी बहुत ज्यादा वर्स थे। मीनिंग जो चाइना के लोग हैं जो माओ की बात को फेवर नहीं करते थे उनको रिफॉर्म कैंप में भेज दिया जाता है। इस तरह जो माओ के सपोर्टर थे उनको हाई पोस्ट पर रखा जाता है। तो इस तरह प्रेफरेंसेस किसको दी जाने लगी, माओइस्ट को देनी जाने लगी। माओ ही सबसे ज्यादा सुप्रीम लीडर बन गए और उनके सपोर्टर को अपर प्लेस पर बिठाया जाने लगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डाउनफॉल। जो माओ है, माओ ने बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च की थी, उनमें से ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, ये कैंपेन भी लॉन्च की थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रोडक्शन है वो कम होती है। वहां पर जब एक चाइना इस्टेब्लिश हुआ था तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर 90% जो लोग थे वो डिपेंड करते थे। लेकिन जब इसने कैंपेन्स चलाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ये भी रिड्यूस हो जाती है। तो जब प्रोडक्शन रिड्यूस होगी पॉवर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लोग स्ट्रेस पे आ गए। मीनिंग क्या हुआ कि लोगों ने रैली करनी, डेमोन्स्ट्रेशन करनी स्टार्ट कर दी। वहां पर भूख के मारे सभी लोग मर रहे थे। तो ये कहा जाता है जो 1970s का टाइम पीरियड था, 67 में लोग इतने भूख से मर रहे थे कि उन्होंने घास फूस खाना स्टार्ट कर दिया था। किसी बुक में तो ये भी लिखा हुआ है कि वहां के लोग ने डॉग हैं उनको भी मारकर खाना स्टार्ट कर दिया। मीन्स घास फूस है वो भी खत्म हो गया। जो एनिमल्स मिलते थे वो उन्हीं को ही मारकर खा जाते थे क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। और ये सब कुछ क्यों हुआ था, माओ की जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से हुई थी। इसीलिए लोग अपनी सरकार के अंगेंस्ट हो गए थे। तो जो इसने कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी, कल्चरल रेवोल्यूशन से कंडीशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है एंड जो चाइना है बहुत साल पीछे चला जाता है, इसीलिए इकोनॉमिक डाउनफॉल आता है। एंड लास्ट वन इज मिनोरिटीज वर ट्रीटेड। जो मिनोरिटीज थी उनके साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीट किया जाता था। उनको माओ को फेवर करना ही था, अगर नहीं फेवर करते थे उनको डायरेक्टली मार दिया जाता था। मीनिंग जो मिनोरिटीज थी उनको कुछ भी फ्रीडम नहीं दी गई थी। कहा तो ये जाता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट क्लास, लेकिन डिक्टेटरशिप किसकी थी, माओ की और उसके सपोर्टर की थी। एक्चुअल में लोगों की डिक्टेटरशिप है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। इस तरह जो कल्चरल रेवोल्यूशन थे इसके रिजल्ट्स थे बहुत ज्यादा वर्स्ट निकलते हैं, जिसने जो चाइना है चाइना की डेवलपमेंट को बैक में लेकर आना स्टार्ट कर दिया। नाउ पोस्ट माओ हैपनिंग। जो पोस्ट माओ हैपनिंग, माओ की डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है, मीन 76 तक जब तक माओ होते हैं माओ सबसे सुप्रीम होते हैं। इवन कि 74 में जब 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है वहां पर ये कहा जाता है कि माओ ने देश के वेलफेयर के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने जो प्रोलेटेरियट क्लास है इसकी डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश किया है। इन्होंने कैपिटलिज्म को अमर होने से रोका है। अगर माओ ना होते
तो हमारी इकोनॉमी एक नहीं हो सकती थी। तो जो माओ को बहुत ज्यादा फेवर कर रहे थे। 76 में जब माओ की डेथ हो जाती है, दोबारा से स्टार्ट होती है स्ट्रगल फॉर पावर। तो पोस्ट माओ हैपनिंग, तो माओ की डेथ के बाद दोबारा से टाइम पीरियड स्टार्ट होता है री बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल फॉर पावर, क्योंकि सभी ये चाहते थे कि अब हमको पावर मिलनी चाहिए। इसी के लिए जो माओ के एंटी ग्रुप थे वो डोमिनेट हो जाता है एंड जो माओ के सपोर्टर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि अब एंटी माओ ग्रुप है वो डोमिनेंट पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो जो 1975 में माओ के होते हुए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है इसको खत्म कर दिया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन माओ ने बहुत सीक्रेटली बनाया था, क्योंकि जो भी सिचुएशन वर्स्ट हो रही थी इनको कंट्रोल करने के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो इसमें जो पार्टी का प्रीमायर होता है इसके पास ही सभी पोस्ट होती हैं, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसके बाद जो न्यू प्रीमियर बनते हैं वो होते हैं हु गो फेन, तो जिन्हें प्रीमियर बन जाते हैं। तो इन्होंने दोबारा से क्या किया, क्योंकि ये एंटी माओ थे तो इन्होंने रीइंस्टेटिंग द पर्सन हु वर रिमूव्ड बाय माओ, में जो माओ ने जिनको उनकी पोस्ट से उतारकर रिफॉर्म कैंप में भेजा था उनको दोबारा से जॉब दे देते हैं। जो माओ के सपोर्टर थे उनको क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और जेल में भेज दिया जाता है। और उसके बाद जो माओ की वाइफ थी और उसकी पार्टी के जो उसके सपोर्टर थे उनको गैंग ऑफ फोर कहा जाता है। इनके साथ में बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड अरेस्ट करने के बाद इनको मारने की कोशिश भी की जाती है। तो इस तरह गैंग ऑफ फोर है जी जो माओ की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, इनको खत्म कर दिया जाता है। एंड उसके बाद 78 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था और इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन की बात कही जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करने की बात होती है। लेकिन फिर भी इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि हु गो फेन भी इतने अच्छे काबिल लीडर के रूप में सबके सामने नहीं आ पाते हैं। तो 28 जून 1981 को जे रिजाइन दे देते हैं एंड जो जियांग है वो नए प्रीमियर बन जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अब जो न्यू प्रीमियर है वो क्या करते हैं 81 में बन जाते हैं, जो 5 इयर्स की रूल करते हैं लेकिन चाइना को आगे नहीं ले जा पाते हैं। तो इसी टाइम जो वाइस प्रीमियर होते हैं डेंग जियोपिंग, मीन्स जो डेंग जियोपिंग थे उनकी वजह से ही चाइना डेवलप कर पाया है। अगर माओ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट लीडर कौन है वो है डेंग जियोपिंग, क्योंकि इनकी वजह से चाइना ने डेवलपमेंट की है और डेंग जियोपिंग के अंडर ही 1982 का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं जिसमें नई डेवलपमेंट की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेबल बनाया जाता है। तो डेंग जियोपिंग ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद जो आज के टाइम में चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम है इनमें क्या क्या अमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट वन इज कंडेमनेशन ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन, मीनिंग जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुई थी जब माओ की डेथ हो जाती है उसके बाद इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं जो कल्चरल रेवोल्यूशन थी माओ का एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। देन पर्सिंग ऑफ सपोर्टर्स ऑफ माओ, जो माओ के सपोर्टर थे उनको पर्स कर दिया गया, मीनिंग उनको मार भी दिया गया, उनको पोस्ट से रिमूव भी कर दिया गया, इधर उधर कर दिया जाता है। अब वो खुलकर माओ को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर ग्रेटर डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। अब पार्टी में ग्रेटर डेमोक्रेसी है इसकी डिमांड है वो स्टार्ट हो जाती है। बीजिंग में भी बहुत ज्यादा रैली डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि डेमोक्रेसी चाहिए, मीन्स वो डेमोक्रेसी की डिमांड करने लग जाते हैं। कलेक्टिव लीडरशिप, अब कहा गया कि इंडिविजुअल के पास लीडरशिप नहीं होगी, लीडरशिप किसकी होगी, कलेक्टिव लीडरशिप होगी। नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप, क्योंकि पहले क्या था जो प्रॉपर्टी थी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, अब मार्केट इकोनॉमी बनाया गया
सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। पहले से सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, अब सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, वो फ्रेम किया गया। इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर है, इसकी भी इंपॉर्टेंस इंक्रीज की गई, जिससे चाइना डेवलप कर पाया और आज के टाइम में सुपर पावर बन पाया। नेक्स्ट इज चाइना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो चाइना के आज की इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। पहले कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, इनको अपना दुश्मन मान रहा था, तो चाइना ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया, एक्सपोर्ट करना इंक्रीज किया। पहले टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, उसके बाद टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दी। तो चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी ने इसको बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो इसके बाद जो कल्चरल रेवोल्यूशन आता है, इसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं और उसके बाद 1980s में ये डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वे दिस हमारा कल्चरल रेवोल्यूशन का टॉपिक है, कंप्लीट होता है। होप से आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई प्यारी है तो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।